नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और उस संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा किया भी है। तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वह है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, ये जो राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय गलत लिखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व के जो राजनीतिक संगठन है, आइए चर्चा किया जाए। देखिए, आपको पता है साथियों कि देश में 1857 की क्रांति हुआ। ठीक है, देश में 1857 की क्रांति हुआ। इस क्रांति में भारतीय लोगों को असफलता हासिल हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो शिक्षित समुदाय के लोग थे और जो भारत के देशी रियासत एवं राजे रजवाड़े जो लोग थे, वह लोग इस क्रांति से और सिपाही विद्रोह से, भारतीय सिपाहियों से एक दूरी बनाने का कार्य किया, जिसके वजह से असफलता हासिल हुई। अच्छा, इस क्रांति की असफलता का दूसरा पक्ष यह है कि जो शिक्षित समुदाय था, जो भारतीय शिक्षित समुदाय था, वह इस बात को जान रहा था कि हमें लोगों को जन जागरूक करने की जरूरत है। जन जागरूक करने की जरूरत है। जन जागरूक करने की जरूरत है, जो शिक्षित समुदाय था। तो इस संदर्भ में शिक्षित समुदाय के लोगों ने अपनी बातें, अपनी विचार, क्योंकि इससे पहले आपको हमने बताया कि एक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई देश में। तो हमारे शिक्षित समुदाय को लगने लगा कि हमारे लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच अपनी बात कैसे रखा जाए, वह भी अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षित लोगों ने जन जागरूकता लाने के लिए लोगों को राजनीतिक विचारधारा और लोगों के सामाजिक कल्याण, लोगों के राजनीतिक विचारधारा के उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए इस शिक्षित भारतीयों ने किया क्या? इस शिक्षित भारतीयों ने अपने विचारों का प्रसार करने का माध्यम चुना। वह माध्यम क्या था? जैसे प्रेस का माध्यम, प्रेस, अखबार एवं कुछ संगठन। चूंकि हमें एक जन जागरूकता लानी है, लोगों का राजनीतिक उत्थान करना है, लोगों का सामाजिक कल्याण करना, लोगों का सामाजिक उत्थान करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इस शिक्षित समुदाय को लगा कि हमें अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से या न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से या संगठन के माध्यम से लोगों के अंदर एक जन जागरूकता लाने की जरूरत है। और इस जन जागरूकता के लिए यही माध्यम है।
तो इस प्रकार लोगों ने प्रेस को बढ़ावा दिया, न्यूज़पेपर को बढ़ावा दिया, संगठन को बढ़ावा दिया। तो आज हम लोग संगठन की बात करते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे संगठन। संगठन, ठीक है। संगठन के संदर्भ में दो अवधारणाएं हैं। एक तो है कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये पूर्व की संस्थाएं हैं। पूर्व की संस्थाएं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की पूर्व की संस्थाएं, जैसे बंगाल में, मद्रास में, लंदन में स्थापित हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ बंबई में, संस्थाओं का निर्माण किया गया। कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, यह हमारे भारतीय राज्यों के क्षेत्र में, जैसे आप देखेंगे बंगाल, मद्रास, बंबई, लंदन में भी संस्था का निर्माण हुआ। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कांग्रेस तो है ही। इसका भी गठन 1885 में हुआ। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पूर्व की संस्थाओं के बारे में। क्या है? देखो, ये सब राजनीतिक संगठन हैं। यह सब एक राजनीतिक संगठन है, ठीक। जैसे बंगाल में एक संगठन है जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। बंगाल में इसको कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, कांग्रेस से पहले की। इसका जो गठन है ना, 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसका गठन 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिनका उद्देश्य जो है, जो जमींदारों के हितों की सुरक्षा से संबंधित, जिनका उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस बात को समझ रहे हैं कि भारत में कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाओं का गठन हुआ है। उसमें प्रमुख है जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के माध्यम से बंगाल में इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके साथ साथ और भी संस्थाएं हैं, जैसे बंगाल में इंडियन लीग बंगाल में ही गठन किया गया था। इंडियन लीग जो कि 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष
कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के माध्यम से, शिशिर कुमार घोष के माध्यम से 1875 में इसका गठन बंगाल यानी कलकत्ता में किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना। ठीक है। तो इस प्रकार बंगाल में ही, कलकत्ता में ही एक संस्था है इंडियन लीग, जो 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष के माध्यम से गठन हुआ था। इनका उद्देश्य था लोगों में, लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार करना। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसके साथ साथ बंगाल में एक महत्वपूर्ण संस्था और था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारतीय संघ बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन। इस इंडियन एसोसिएशन का गठन आपको पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन के सहयोग से किया गया था। ठीक है। 1876 में इसी इंडियन लीग के स्थान पर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के माध्यम से इस संस्था का गठन किया गया था। ये बात आप समझ रहे हैं। आपको पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, परंतु सरकार की दुराचारी ये रहा कि ये सफल होने के बाद भी सरकार इनको भारतीय सिविल सेवा में नहीं रखने का विचार रखा। ठीक है। तो इसलिए इस संस्था ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया और बड़े पैमाने पर इनकी भूमिका रही है। लोगों को जन जागरूकता, राष्ट्रीय भावना, लोगों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना। तो इसका जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, राष्ट्रीय भावना का प्रसार एवं सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु आंदोलन इन्होंने चलाया। ठीक है। बाद में 1886 की बात है, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन जो कि कलकत्ता में हुआ था, द्वितीय सम्मेलन में इन्होंने अपने इस संस्था भारतीय संघ का विलय कर दिया राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं।
ये रहा है कुछ जो बंगाल में यानी कलकत्ता में जो कुछ बनी संस्थाएं हैं। इसके साथ साथ अन्य भी संस्थाएं, जैसे बंबई में कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ है। बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन संस्था का निर्माण हुआ, जिनका उद्देश्य क्या था? जो अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भेदभावपूर्ण नीति थी ना, उस नीतियों के खिलाफ और उस सरकारी नियमों और नीतियों के खिलाफ सरकार को सुझाव देना, इनका उद्देश्य क्या था? बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन बंबई में दादा भाई नौरोजी ने किया था। जैसे जो इंडियन एसोसिएशन है, उसी के तर्ज पर बॉम्बे एसोसिएशन का निर्माण किया गया था और इसका उद्देश्य था सरकार के नीति व कानून के खिलाफ सरकार को अवगत कराना, सरकार को अवगत कराना, ठीक है। नीति व कानून के खिलाफ सरकार को अवगत कराना, यह उद्देश्य था। उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी की भी और भी भूमिका है। उसके साथ साथ साथियों, दादा भाई नौरोजी की और भी भूमिका है जो जानने की जरूरत है। इसके साथ दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, ठीक है, लंदन में भी इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था बनाया, जिसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, और जो वहां के नागरिक हैं ब्रिटेन के, इन दोनों को भारत में हो रही अत्याचार जो नागरिकों के खिलाफ है, लोगों में जो एक नागरिक अत्याचार है, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, चाहे देश के समाज का व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, इस संदर्भ में भारत में हो रही अत्याचार से अवगत कराना संसद को और वहां के नागरिकों को, ठीक है। इसके साथ साथ एक संस्था और है जो मद्रास में जिसका निर्माण हुआ था, जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा, ठीक है। मद्रास में जो संस्था है, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। जो मद्रास महाजन सभा है, इस सभा के जो संस्थापक और नेतृत्वकर्ता हैं वह कौन हैं? वी राघवचारी एवं सुब्रमण्यम
अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू तथा पी आनंद चार्लू के माध्यम से पी आनंद चार्लू के माध्यम से पी आनंद चार्लू के माध्यम से इस संस्था को मद्रास महाजन सभा संस्था को नेतृत्व प्राप्त किया गया। यह भी संस्था जो भारत के लोगों में हो रहा अत्याचार है, भारत के लोगों के ऊपर जो हो रही ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हो रही अत्याचार है, उस बारे में अवगत कराने का कार्य किया। यह भी संस्था भारतीयों के ऊपर, यह भी संस्था जो भारतीयों के ऊपर हो रही अत्याचार है ना, मद्रास महाजन सभा भारतीयों के ऊपर जो हो रही अत्याचार है, इस अत्याचार के संदर्भ में सरकार को अवगत कराने का कार्य किया। इस बात को आप समझ रहे हैं। इस प्रकार साथियों, हमारे देश में जो शिक्षित समुदाय के लोगों ने संगठन का निर्माण किया और उस संगठन के निर्माण के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता, जन सामान्य के लोगों का राजनीतिक उत्थान जैसे कार्यों में अपनी भूमिका को लगाएं, अपनी भूमिका अदा किए। ठीक उसी प्रकार आप तमाम सारे संस्थाओं के बारे में देखा। अब हम लोग आते हैं कांग्रेस की स्थापना। देखिए मामला क्या है, जो भारतीयों के बीच एक जन आक्रोश जो पनप रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है, इस रूप से ब्रिटिश सरकार भी चिंतित थी। जो भारतीयों के बीच एक जन आक्रोश एवं जन जागरूकता और एक राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, उससे ब्रिटिश सरकार भी चिंतित थी। तो ब्रिटिश सरकार ने किया क्या, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। किया क्या इन्होंने, लॉर्ड डफरिन ने अपने एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय लोगों को समाहित करके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाया लॉर्ड डफरिन के माध्यम से। लॉर्ड डफरिन की विचार है, लेकिन A.O. ह्यूम जो एक सिविल सर्वेंट सेवानिवृत्त अधिकारी थे, यह मिलकर के भारतीयों के साथ एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ऐसा बताया जाता है कि इस संस्था को गठन करने के पीछे उद्देश्य जो था लॉर्ड डफरिन का, कि भारतीयों के बीच जो असंतोष है और जो राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जग रही है, उसे कम किया जाए। कि एक संस्था का निर्माण कर दिया जाएगा तो लोग उस संस्था में लगे रहेंगे। क्योंकि यह बात सही ना होता तो आपने सुना है इस कांग्रेस के संदर्भ में एक शब्द डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस तो
अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पसंख्यक यानी कम लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बात को समझ रहे हैं? अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। यह विचारधारा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कांग्रेस के पीछे लॉर्ड डफरिन का। चूंकि ये भारतीयों के बीच असंतोष को ही कम करना चाह रहे थे, कि दबाना चाह रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को, लेकिन हुआ नहीं। और नहीं भारत के शिक्षित समुदाय के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, लोगों को शिक्षित जन जागरूकता, राष्ट्रीय उत्थान, लोगों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य रूप से प्रयोग किया। और अनंतः इसी राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से 1947 तक देश को आजाद भी कराया गया। हमारे इस पूरे कथन पर एक महान व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, जो 1920 लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने अपनी बात रखा था 1920 जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने अपनी बात, इस पूरे कथन के पीछे अपनी एक बात बताया, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत यानी इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना करने के पीछे अंग्रेजों का जो मत रहा ना, वो सेफ्टी वाल्व के रूप में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना करने के पीछे जो अंग्रेजों का मत था, वो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, यानी जो भारतीयों के बीच असंतोष बन रहा है उसी को कम करना, ये होता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जो लाला लाजपत राय के माध्यम से दिया गया था। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब हम लोग बातें करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन, अब हम लोग बातें करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में। ठीक है, क्या है सम्मेलन? जैसे आपको पता है कि इसका पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में किया गया था, और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका पहला सम्मेलन 1885 में बंबई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इसके साथ साथ इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने, जहां पे हुआ था बंबई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, वहां पे यह सम्मेलन हुआ। और दूसरी बात, दूसरा सम्मेलन इसका कलकत्ता में हुआ 1886 में दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और इसी सम्मेलन में जो
इंडियन एसोसिएशन था, भारतीय संघ था, जो भी पिछले अभी समय में हमने बताया, जो भारतीय संघ था, इसका विलय कराया गया, विलय कराया गया। एवं दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी के ही सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इससे पहले इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, राष्ट्रीय संघ था। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे ही इसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय संघ का जो विलय हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था है, 1886 में दादा भाई नौरोजी के ही कार्यकाल में अध्यक्ष थी, कलकत्ता में हुआ था। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसका तीसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन मद्रास में हुआ। मद्रास में 1887 में हुआ। जिसकी विशेषता क्या है? इसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने किया, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार इसका चौथा सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। वर्तमान में प्रयागराज है ये, जो कि एक यूरोपीय व्यक्ति इसका अध्यक्ष बना, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोपीय था जो अध्यक्ष बना। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि यह जो है किस प्रकार इसके चौथे सम्मेलन में एक यूरोपीय व्यक्ति ने अध्यक्षता की। एवं इसके अन्य भी पहलू हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको पता है एनी बेसेंट, जो कि 1917 में
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। आपको पता है एनी बेसेंट की भूमिका भारत में बहुत बहुमूल्य रहा है। तिलक जी के साथ, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ इन्होंने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, फिर बाद में अलग हो गई। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट रही, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनका अन्य भी विशेषता है कि जो भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अन्य भी महिला रही हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जैसे वह है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया सरोजनी नायडू। इनकी एक भूमिका और है कि यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला के रूप में, राज्यपाल रही हैं। इनकी ये भी विशेषताएं हैं सरोजनी नायडू की, जो 1925 में कानपुर की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य भी अधिवेशन हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाए। जैसे 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्या था 1916 का कांग्रेस का? बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसमें कई लोगों के बीच मतभेद था, जैसे मुस्लिम लीग के बीच भी मतभेद था, और इसी प्रकार भारत में एक उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद था। इसमें एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच और उदारवादी और उग्रवादी के बीच, आपस में तीनों के बीच समझौता कराए थे, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के समझौता कराए। ठीक है। यह 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है। और जो आपको हमने बताया सर्वप्रथम कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का जो मंतव्य था, जो हमारे लाला लाजपत राय ने बताया था, जिन्हें
शेरे ए पंजाब के भी नाम से जाना जाता था, जिन्हें शेरे ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। इन्होंने ही 1920 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में बताया था कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के बारे में, कि अंग्रेजों का मंतव्य यह था। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ आंदोलन, उसकी स्थापना से संबंधित क्या विचारधारा था, अंग्रेजों का क्या विचारधारा था, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ मंतव्य हैं कांग्रेस के पीछे लोगों का, कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे, राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे जो है कुछ लोगों का विचारधारा है। जैसे अभी आप लोगों को हमने बताया कि लॉर्ड डफरिन क्या कह रहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत छोटे से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा लॉर्ड डफरिन का मानना था, उनका ये वक्तव्य है। उसके साथ साथ कर्जन ने भी कुछ कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, अपने पतन के लिए लड़खड़ा रहा है। ठीक है, अपने पतन के लिए लड़खड़ा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते ही थे, जब आगे पतन के लिए लड़खड़ा रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस का धीरे धीरे, उनका उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन जब कांग्रेस धीरे धीरे विकसित होने लगा तो लोगों को लगा कि नहीं, इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। तो ऐसी वक्तव्य लोगों ने दिया कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। हमारे महात्मा गांधी जी का एक विचारधारा था जो कि सकारात्मक था, महात्मा गांधी जी का। इन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये हमारे महात्मा गांधी जी का विचारधारा था। तो इस प्रकार साथियों, आज आपने पढ़ा कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए हमारे शिक्षित भारतीय लोगों ने एक माध्यम चुना, चाहे वो प्रेस का माध्यम हो, चाहे न्यूज़पेपर का माध्यम हो, चाहे वह संगठन के माध्यम से हो। तो इसकी स्थापना से पहले, से कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे। आपने उस संदर्भ में देखा, बंगाल में कुछ एक संस्था लंदन में बना, मद्रास में बना और बंबई में बना। ठीक है, तो ऐसे संस्थाओं का निर्माण हुआ जो कांग्रेस से पूर्व थी। फिर कांग्रेस जब बना 1885 में, तो अंग्रेजों का मंतव्य आपने देखा ही कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को क्यों बनाना चाहा। तो फिर इस प्रकार बनने के बाद जो है हमारे देश में कांग्रेस की भूमिका बढ़ी और अनंतः कांग्रेस देश को आजाद कराने तक जो है 1947 तक कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और देश को आजादी दिलाई।
तो इसी प्रकार इन लोग का जो वक्तव्य था, आप समझ रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं और लॉर्ड डफरिन साहब क्यों कह रहे हैं। इस विचारधारा के पीछे उनका मंतव्य यही था। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आज हम लोगों का जो क्लास हुआ है राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं के बारे में, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं जो है अन्य क्लास को पुनः इसका जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट डे पे क्लास होगा। तो इसी के साथ साथियों आप लोग को जय हिंद।